बिहार दरोगा 18 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा सेकंड शिफ्ट का 18 जनवरी 2026 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये वायरल हो रहा है, तो उसी के आंसर की को हम लोग देखेंगे। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है वो लोग अपना आंसर मिला लीजिए और देखिएगा कि फर्स्ट शिफ्ट से डिफ़िकल्ट प्रश्न है या उससे आसान प्रश्न पूछा गया है। और जिनका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 21 जनवरी 2026 को होना है, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने यूट्यूब से स्क्रीनशॉट करके लिया हुआ है। तो देखिए, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य जो है राज्यों के राज्यपाल नहीं है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया हुआ है राज्यों के राज्यपाल, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। तो ये नीति आयोग से रिलेटेड प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है मिलान करना है। एक तरफ राज्यपाल दिया गया है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल दिया गया है। बिहार से संबंधित है, यानी कि बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय जो है राज्यपाल कौन थे, इस तरह से पूछा गया है मिलान करने के लिए। तो मैंने आपको पहले ही कई बार बताया हुआ है कि 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और उस समय बिहार के गवर्नर नित्यानंद कानूनगो थे। तो जैसे ही आप देखेंगे नित्यानंद कानूनगो 1968, आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, डी हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। जगन्नाथ कौशल का हो जाएगा यहाँ पर आपका 1977। तो देखिए डी, सी, बी और ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी, सी, बी और ए आप देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, पूरा 100 प्रश्न है इसमें। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है। देख सकते हैं ये तीसरा प्रश्न है, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसीलिए प्रश्न का नंबर जो है हो सकता है कहीं कहीं आपको दिखाई न दे। तो देखिएगा कि अनुच्छेद 21 में जो है इसमें क्या दिया गया है, तो जीवन, सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा गया है। अगला पूछा गया है कि यहाँ पर मिलान करना है। अब देखिएगा यहाँ पर दिया क्या गया है, सूची 1 में दिया गया है वर्ष और सूची 2 में जो है बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद दिया गया। अब देखिए आपसे कितना पुराना पूछा गया है, 2021-22 का, 2022-23 का और 2023-24 का। तो सिंपल सा बात है कि जो आपका शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है, थोड़ा सा आप अगर यहाँ पर दिमाग से देखिए प्रश्न को, तो बढ़ते जाएगा हर साल, क्योंकि निश्चित रूप से जो है विकास की दर बढ़ रही है ना। तो इस प्रकार से बिल्कुल ये सामने सामने दिया गया है। 2021-22 का यहाँ पर देखिएगा 5,87,205, उसी प्रकार से 2022, मतलब बिल्कुल ये आमने सामने है। तो ए, बी और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये वाला प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर है अगला प्रश्न कि गरीबी के बारे में क्या दिया गया है। देखिए 2011-12 में भारत के करीब 27 करोड़ लोग गरीब थे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। बहुत भीड़ वाली झुग्गियों में रहने वाले लोग शहरों में गरीब हो सकते हैं, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं वो गरीब ही होते हैं, तो ये भी सही दिया गया है। तीसरा है कि दिहाड़ी मजदूर जो है गरीब नहीं हो सकते, दिहाड़ी मजदूर गरीब हो सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो 1 और 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 किसके बारे में है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के बारे में है। उसके अनुसार भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली की विभिन्न स्तरों को क्षेत्राधिकार सीमा कौन से विकल्प सही दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा जिला आयोग जो है ये 50 लाख रुपया तक, ठीक है ना, और राज्य आयोग जो है 50 लाख से 2 करोड़ तक, और राष्ट्रीय आयोग जो है ये 2 करोड़ से ऊपर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम धन के विकास का सही रूप दर्शाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका विनिमय प्रणाली, फिर वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, फिर आपका हो जाएगा सिक्के, कागज मुद्रा और शाख मुद्रा। ये वाला क्रम सही दिया गया है। बिहार स्पेशल से ढेर सारे प्रश्न पूछे गए बिहार की जनगणना से, तो मैं आपको बिहार की जनगणना करा दूंगा। देखिए 2011-12 के तेंदुलकर समिति के अनुसार, ठीक है ना, बिहार और भारत के गरीबी स्तर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सटीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार की ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबी दरें राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सबसे सटीक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन भारत से खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की श्रेणियों का सही पहचान करता है। तो खाद्य असुरक्षा जो है ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर, बिल्कुल। शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत अस्थायी मजदूर, ये भी है। उसके बाद देखिए वेतन भोगी कर्मचारी और बड़े किसान, नहीं, ये जो है खाद्य असुरक्षा का सामना नहीं करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, उसके बाद आपका हो जाएगा 2 और फिर आपका हो जाएगा 4। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आपको दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि कथनों का अध्ययन कीजिए और कौन सा कथन सही दिएगा। अब देखिए बिहार से संबंधित ये प्रश्न है। 1781 से 84 तक तिलका मांझी ब्रिटिश के आगे कभी नहीं झुके। अच्छा, आपको पहाड़िया विद्रोह याद होगा, तिलका मांझी, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट सही है। बिरसा मुंडा ने संथाल विद्रोह की शुरुआत किया था? नहीं, संथाल विद्रोह जो है इन्होंने नहीं किया था। संथाल विद्रोह जो है किसने किया था? सिदो कानो चांद भैरव ने 1855-56 में, याद है ना। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह किया था, तो ये गलत है। ये वाला भी सही दिया गया। तिलका मांझी ने जो है अगस्तस जो है क्लीवलैंड पर आक्रमण किया था, ये सही है। तो 1 और 3 सही है। सही कथन आपको चुनना है, तो 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये सब बिहार स्पेशल में मैंने कराया भी आपको। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए। देखिए कह रहे कि भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि देश में व्यावसायिक रूप से उपयोगी पोटास के भंडार नहीं है। बिल्कुल, पोटास जो है भारत जो है आयात पर जो है पोटास के लिए आत्मनिर्भर है पूरी तरह से। और ये आपको याद भी होगा कि ये सब आयात करता है आपका जो है कनाडा, बेलारूस, रसिया से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है, यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि इसके उत्पादन की लागत देश से बहुत अधिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। पोटास जो है ना पहले हमारे यहाँ होगा, अगर पूरा तरह से हम उस पर निर्भर होंगे तब तो देखिए हमारे यहाँ बहुत ही नगण्य मात्रा में है। इसलिए ये वाला जो है पूरा तरह से सही नहीं दिख रहा है कि भारत पोटास जो है पूर्णतः आयात किया जाता है भारत में। ये तो सही है क्योंकि इसके उत्पादन की लागत देश से बहुत अधिक है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भंडार ही नहीं है उसका ज़्यादा, तभी तो होगा, तब तो उसकी लागत और निकालने की लागत और नहीं लागत की बात करेंगे, जब है ही नहीं तो देखिए इस हिसाब से अगर बात करें तो केवल एक ही सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कौन सा जिला झारखंड सीमा पर स्थित है। ये प्रश्न है कि कौन सा जिला झारखंड की सीमा पर स्थित है। थोड़ा सा आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए झारखंड की सीमा से 8 जिला सटता है। कौन कौन सा है? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो यहाँ पर देखिए रोहतास दे रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा राज्य न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला था? तो अधिकतम तो अपना बिहार का है और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये बिहार की जनगणना से संबंधित प्रश्न है। विशेषता और स्थान दिया गया है, मिलान करना है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ये कैमूर का है, ठीक है। बिहार स्पेशल में मैंने कराया हुआ है। न्यूनतम जनसंख्या युक्त जिला तो ये शेखपुरा है, सबसे कम शेखपुरा का है, सबसे ज़्यादा पटना का है जनसंख्या। उच्चतम लिंग अनुपात गोपालगंज का है और उच्चतम साक्षरता दर मैंने बताया था कई बार रोहतास का है। पुरुष साक्षरता में भी रोहतास आगे है, महिला साक्षरता दर में भी रोहतास आगे है। तो इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहला का सी हो जाएगा। तो देखिए सी यहाँ पर जो है 2 जगह दिया गया है, 3 जगह 2 जगह दिए गए। ये तो कट गया, ये कट गया। पहला का सी, दूसरा का ए, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला फसल है कि अगला प्रश्न है कि कौन सी फसल बिहार में खरीफ और रबी दोनों में उगाई जाती है? तो ये फसल जो है आपका मक्का हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जो है ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपका कितना है बिहार में? 88.7%। तो 88.7 यहाँ पर दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो आप इससे ग्रामीण अगर इतना है तो शहरी आप निकाल लीजिएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला है कि महान हिमालय में अवस्थित निम्नांकित शिखरों को पश्चिम से पूर्व की ओर जो है आपको सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका कौन सा? सही क्रम हो जाएगा नंगा पर्वत, नंदा देवी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मैनग्रोव वन का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है?
तो सर्वाधिक प्रतिशत यहाँ पर पूछा है, तो फ्रेंड्स ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं दिया गया है। तो देखिए, खनन क्षेत्र है और राज्य है। कुद्रेमुख मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, कर्नाटक में है, सही है। कोरापुट छत्तीसगढ़ में नहीं है, कोरापुट उड़ीसा में है। कटनी मध्य प्रदेश में है, सही है। ठीक है ना। और सिंहभूम झारखंड में ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है मिलान करके, मतलब बताना है आपको, अनुच्छेद जो है 19 से संबंधित है और उसमें कथन 2 में प्रावधान दिया गया है। तो 19 का जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का ए जो है ना, ये क्या बताता है, 19 का 1 का ए, तो ये बताता है आपका किस चीज़ का, तो ये वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति करता है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अच्छा, 19 का 1 का जी जो है, ये आपका कोई वृत्ति, व्यवसाय, ये सब करने का जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो देखिए, ए का 3 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है, ए का 3 और डी का 2 यहाँ पर दिख रहा है ना, ऑप्शन डी में। बाकी आप लोग मिला भी सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी। तो मूल रूप से 14 भाषाएं थी। तो इसमें मूल रूप से तमिल था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तेलुगु है, और फिर आपका यहाँ पर संस्कृत दिया गया है। नेपाली को जो है आपको याद होगा 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और यहाँ पर डोगरी दिया गया है। डोगरी को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। तो मूल रूप से जो है आपका तमिल, तेलुगु और संस्कृत ही हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो ए, सी और डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिएगा कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये फेडरलिज्म कहलाता है, इसको संघवाद बोलते हैं, संघात्मक व्यवस्था, जो कनाडा से लिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, यही प्रश्न है, यहाँ पर पूरा आपको दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने संघवाद यहाँ पर, मतलब पूरा इसमें आपको ऑप्शन भी दिख रहा है। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। ठीक है। और यहाँ से आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए, इसमें इस प्रणाली में जिसके पास जो है अन्य उम्मीदवार से अधिक वोट होते हैं, उसे निर्वाचित जो है घोषित किया जाता है। बिल्कुल, इसमें घोषित किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत हासिल करना होता है, ये भी सही है। और देखिएगा, यहाँ चुनाव दौड़ में जो है, जो उम्मीदवार दूसरे से आगे रहता है वही जो है विजेता होता है। ये भी जो है आपका, एक मिनट रुक जाइए, चुनाव दौड़ में जो उम्मीदवार दूसरों से आगे रहता है, ये क्या दिया गया है यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है, बट देखिए इसमें जो आंसर होगा ना, 1, 2 और 1, 3 और 4, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। इसको बना लीजिए कि जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत हासिल करना होता है। नहीं, बहुमत नहीं, वो तो जीत गया, वोट जो इसको मिला वो जीत गया। तो 1, 3, 4 इसमें सही है। ठीक है ना। तो 1, 3, 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 42वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, सही है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया, ये भी सही है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, नहीं, ये 42वां नहीं, ये 44वां संविधान संशोधन है, ये गलत हो गया। प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, बिल्कुल, ये आपका सही है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1, 2 और 4 ऑप्शन डी में दिख रहा होगा आपको। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक 2025, आपको याद होगा ना, इसका नाम क्या है, VBG राम जी, है ना। तो इसमें जो है 125 दिनों तक मजदूरी पर जो है रोजगार का वैधानिक गारंटी प्रदान करना, ये स्टेटमेंट सही है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इसका निजीकरण करना और सरकारी सहायता कम करना, ऐसा कुछ नहीं है। केवल कथन यहाँ पर 2 सही दिया गया है। तो यहाँ पर केवल कथन 2 सही है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो इस परिस्थिति में निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमें ये प्रदान करता है कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के व्यवसाय, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वीप SVEEP ये संदर्भित किससे है, तो ये निर्वाचन आयोग से। अच्छा, पूछा गया है कि यहाँ पर जो है 2019 में भारत रत्न किसको नहीं दिया गया था। तो आपको पता है कि 2019 में जो है किसको किसको दिया गया था, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को दिया गया था। ठीक है।
और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं दिया गया था। ठीक है, तो वो सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान करना है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए अमिताभ घोष को बंगाली के लिए थोड़ी दिया गया था, हिंदी की अंग्रेजी के लिए इनको दिया गया था, तो यही वाला सही नहीं है। बाकी कृष्णा सोबती सही है, हिंदी रघुवर चौधरी गुजराती, दामोदर मौजे कोंकणी, ये सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो 1935 में जो है आपको याद होगा एजी टांसले ने दिया था, 1935 में एजी टांसले ने। ठीक है ना। अच्छा, सूजनी कला का संबंध किस राज्य से है। तो अपना राज्य बिहार से सूजनी आर्ट जो है ये संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आदि महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत छऊ नृत्य से संबंधित है। तो छऊ झारखंड का हो जाएगा। हाल ही में देखिए जीआई टैग जो है प्राप्त करने वाली पुष्प शिल्प, इसका नाम है मणिका मलाई, ये किस राज्य से है। तो मणिका मलाई तमिलनाडु से है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आगे क्या पूछा गया है। आगे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोकने वाला पहला देश बना है। तो इसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद देखिए लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में जाने जाने वाले पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है। तो आधिकारिक नाम आपको भी याद होगा, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है इसका नाम। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा आगे क्या पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष और किसने किया था। तो 1875 में हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि तालाब की मछलियाँ पुस्तक के लेखक कौन है। तो तालाब की मछलियाँ पुस्तक यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो नागार्जुन है तालाब की मछलियाँ। ठीक है ना, यहाँ पर ये प्रश्न दिख रहा है, हु ऑथर्ड द बुक तालाब की मछलियाँ, तो ये नागार्जुन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 21 सितंबर के दिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो है व्यक्ति पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट मैन इन स्पेस। तो आपको भी याद होगा ये यूरी गागरिन है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये किया हुआ आपका चक्षु। अच्छा, ये सारथी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि सारथी नहीं, संचार सारथी, दो जो है पोर्टल आया, मतलब दो प्लेटफॉर्म आया हुआ था, एक संचार सारथी और एक चक्षु। तो संचार सारथी नहीं है, ये केवल सारथी है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कहेंगे कि सारथी पोर्टल, नहीं, संचार सारथी नाम था, बट यहाँ पर चक्षु सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि एक खाली स्थान देकर के सामान्य वेबसाइट की तरह ही होता है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों की निजी राय, शौक, रुचियों, टिप्पणियाँ आदि को साझा करना होता है। तो उसको ब्लॉग बोला जाता है। ठीक है ना, ब्लॉग बना करके आप दैनिक जीवन के बारे में आप बता सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, आप कुछ राय दे सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है ना बायोटिक कंपोनेंट नहीं है इकोसिस्टम का। ये यहाँ पर पूछा गया है कि कौन पारितंत्र का जैविक घटक नहीं है। तो जैविक घटक कौन होता है, जैविक घटक है, सॉरी जैविक घटक। तो जैविक घटक जिसमें जीव जंतु आएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, ठीक है ना, तो पौधा आ जाएगा, ये सब जो है आपके अजैविक हैं। पानी, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, ये सब, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ये सब आपके अजैव घटक है। चलिए उसके बाद पूछा गया है यहाँ पर कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है। भारतीय सैन्य अकादमी, तो ये देहरादून में है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में नहीं है। तो ओलंपिक ध्वज में यहाँ पर आप देखेंगे तो ओलंपिक ध्वज में कौन सा इसमें से रंग नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें से गुलाबी नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला पूछा गया कि सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ IOA जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है तथा किससे संबंध है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण से ये संबंधित है। ठीक है ना, भारतीय खेल प्राधिकरण, ध्यान रखिए इसको। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता कौन था। तो ये जैनिक सिनर था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है, कालिदास जी के द्वारा। तो इसमें से देखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम उनकी है, कुमार संभवम भी है, मालविकाग्निमित्रम भी है। जानकी हरणम नहीं है, जानकी हरणम श्रीलंका के महाकवि कुमार दास की रचना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में जारी कॉफी टेबल पुस्तक बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा, इसके लेखक कौन है। तो अनिल कुमार हैं इसके लेखक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महाकवि कालिदास का नाम मिलता है किस अभिलेख में। तो मैंने आपको बताया था कि इनका नाम एहोल अभिलेख में मिलता है। ठीक है ना। चलिए पुलकेशिन द्वितीय का।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान इसमें तीसरा है। अच्छा, ये प्रश्न देखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर देखिए कोरिगंडम पूछा गया है, और ये प्रश्न मैंने आपको जो है बिहार ईएसआई में पूछा गया था, मैंने पेपर कराया भी था, तो जिन्होंने देखा होगा उन्होंने बना दिया होगा, इसका मतलब शुद्धि पत्र होता है। ठीक है, सेम प्रश्न बिहार ईएसआई में पूछा गया था। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कथन दे करके कि साइंस का प्रश्न है कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ तत्व तथा अथवा यौगिक हैं, ठीक है ना, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, ठीक बात है, और मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, ये भी सही है, और ये सही स्पष्टीकरण तो नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया कि पानी में एथेनोइक अम्ल के 5 से 8% विलयन को सिरका कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो है गलनांक 290 है, ये भी सही है, और ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, सही है। यह कीटोन सजातीय श्रेणी का है, नहीं ये कीटोन का नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है, तो ये गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 सही हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्या प्रश्न है कि यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ गैस, गैस का गुण नहीं है, गैस का गुण इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका गैस का गुण कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है, तो देखिए इसमें से कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हायर, ठीक है, ये दूसरा भी है द गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इन गैसेस द पार्टिकल मूव जो है रैंडमली एट हाई स्पीड, ये भी सही है। ये आपका जो है तीनों सही दिया गया, बट आपसे पूछा गया है कि प्रॉपर्टी नहीं है गैस का, तो यहाँ पर देखिएगा कि गैसेज हैव डेफिनेट शेप, गैस का निश्चित आकार होता है, नहीं, तो यही वाला ऑप्शन डी में जो दिया गया है ना, ये वाला, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिएगा कि विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए गलत कथन को पहचानना है, तो देखिए इसमें से मैं गलत कथन आपको सीधे बता देता हूँ। तो देखिएगा धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु एनोड पर जमा हो जाता है, नहीं एनोड नहीं, ये कैथोड पर जमा होता है, तो यही वाला जो है गलत दिया रखा है, बाकी देखिएगा सही देखा है, शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, बाकी सब ये सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कॉलम दिया गया है मिलान करना। अब देखिए मैंने आपको ये सब कराया हुआ था, ये पादप हार्मोन है, तो आपको एथिलीन याद होगा कि ये फल पकाने वाला हार्मोन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फलों के पकने में मदद करता है ना। उसके बाद देखिएगा इसमें से और अगर हम बात करते हैं तो ये तो आपका हो गया फल के पकने में सहायक होता है, ठीक है, फलों के पकाने में सहायक होता है, और ऑक्सीजन जो होगा ना ये जड़ के निर्माण को प्रेरित कर देगा। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है, तो ये वृद्धि को दबाना, तो इस तरह से देखिए तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आप लोग एक बार इसको ठीक से मिला भी सकते हैं। चलिए फंजाई किंगडम के सदस्य हैं, तो फंजाई जो होते हैं ना फंगस, ये विषमपोषी यूक्रियोटिक्स हैं, और फंजक जो आपका कवक जो होता है ना, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कवक, ठीक है ना, यहाँ फंगस पूछा गया है, तो ये विषमपोषी यूक्रियोटिक्स हैं। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो निश्चित रूप से जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, वायवीय श्वसन के लिए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बंदूक से गोली जो है दागने पर गोली आगे की ओर जबकि बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होता है, क्यों, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया बल के परिणाम, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो धारावाही परिनालिका के भीतर ये आपके पैरेलल और स्ट्रेट होती हैं, यानी कि समानांतर और सीधा, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी कथन देकर के पूछा गया कि यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो चालक का प्रतिरोध स्थिर रहता है, चाहे वोल्टेज का मान कुछ भी हो, सही है बिल्कुल, और ओम के नियम अनुसार चालक के वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे तापमान और पदार्थ का गुण कुछ भी नहीं, ये तापमान पदार्थ का गुण ये गलत कर रहा है,
तो केवल यहाँ पर जो है आपका ए सत्य है, लेकिन आर गलत दे रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दो कथन यहाँ पर भी हैं कि रात में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं और ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो ए और आर आपका दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका जो है कौन सा इसमें से सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ध्वनि की पिच ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये तो जो है आपकी ठीक है, और उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग निम्न पिच वाली ध्वनि तरंग उत्पन्न करती है। नहीं, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग उच्च पिच जो है वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये गलत दे रखा है, केवल कथन ए सही है। ठीक है ना, केवल जो है आपका जो है कथन एक सही है। तो कहाँ पर दिया गया है केवल कथन एक, तो यहाँ पर तो निष्कर्ष दे रखा है कि निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष दो सही है। निष्कर्ष थोड़ी है, निष्कर्ष तो यहाँ पर है, कथन सही है। फिर दे रहा है कि न निष्कर्ष एक सही है न निष्कर्ष दो ही सही है। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हुआ होगा। तो केवल कथन एक यहाँ पर मतलब सही दिया रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर भी कथन देकर के पूछा गया है कि कार्बन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक यौगिकों के कम होता है। दोनों सही है, मतलब इसमें ये भी सही है और कार्बनिक यौगिकों में अंतर्वार्निक बल कमजोर होता है, ये भी सही है, और ये सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे कथन है और यहाँ पर कारण दिया गया, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत अधिक लंबी होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं। तो ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। उसके बाद देखिए मेंडल ने अपनी अनुवांशिकी के माध्यम से जो है माध्यम में किस पादप का उपयोग किया था। तो ये आपको भी पता है, मटर के पौधे पर इन्होंने शोध किया था, पी दिया गया है मटर। उसके बाद देखिए 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में जो है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया था। 1857 की घटना है ये। तो यह आपका चिन्हट का युद्ध था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अशोक ने धर्म महामात की नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था। बिल्कुल। अशोक ने जो है धर्म के प्रचार के लिए शिलालेख का भी उपयोग किया था। सही है। अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहित किया था। नहीं, पुराणों की रचना को प्रोत्साहित नहीं किया था। बाकी देखिए अशोक ने धर्म के प्रचार के माध्यम से भी अपने साम्राज्य को इकट्ठा करने का प्रयास किया था। सही है। सही नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा पूछा गया यहाँ पर कि कौन चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी नहीं थे। तो मैंने आपको बताया था गांधी जी के सहयोगी इसमें से पूछा गया नहीं है तो जयप्रकाश नारायण, ब्रजकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, ठीक है ना, मौलाना मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब लोग थे। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान कर मतलब मिलान में कौन गलत दिया गया है, गलत युग्म पहचानना है, घटना और उसका वर्ष है। तो देखिए रशियन सोशल डेमोक्रेटिक जो है वर्कर्स पार्टी 1890 में हुई थी, नहीं 1898 में इसकी स्थापना हुई थी, यही गलत दिया गया है। बाकी सब आपके सही दिए गए हैं। रूस की फरवरी क्रांति 1917, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900, खूनी रविवार 1905, ये सब सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रसिद्ध जो है जैन संत के साथ दक्षिण भारत की यात्रा किया था। तो ये भद्रबाहु के साथ किया था। भद्रबाहु ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं भद्रबाहु। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में किसान सभा के संस्थापक नेता कौन थे। अब देखिए इस प्रश्न में होगा क्या, मैं बताता हूँ। देखिए किसान सभा दिया गया है, तो किसान सभा 1922 में आपको याद होगा कि शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था, है ना। बट अगर प्रांतीय किसान सभा रहा था 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अब देखिए इसका आंसर क्या देता है बीपीएसएससी। मेरे हिसाब से तो शाह मोहम्मद जुबैर ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर किसान सभा दिया गया है। प्रांतीय किसान सभा दे देता तब बात कर लेते हैं हम 1929 वाली सहजानंद सरस्वती की। देखिए क्या आंसर देता है इसका। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं का समय के सही क्रम मिलाना है। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा।
तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 1776 में जो है ये आपका हो जाएगा घोषणा पत्र, ठीक है ना। 1773 बोस्टन टी पार्टी, ठीक है। संविधान का निर्माण अगर बात करते हैं तो ये कब हो जाएगा संविधान का निर्माण? 1789 और पेरिस संधि 1783, तो इसको मिला लीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 2, ठीक है ना। उसके बाद 1, उसके बाद 4 में देखिए 1783, ठीक है, और ये 1789, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि हाल ही में कफ सिरप से बच्चों की मौत से जुड़े होने की जांच के बाद कौन सा रसायन चर्चा में रहा है? तो कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप था, और ये आपका DAEG है, डाई एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पूछा गया है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचे, मतलब पूछा गया है कि इसमें से जो है आपको किसको नहीं दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 में? तो यहाँ पर देखिएगा अकीरा यशिनो को नहीं दिया गया है, ठीक है ना। बाकी देखिए उमर M यागी को, रिचर्ड रॉबसन को और सुसुमु कितागावा को दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोंकण 2025 में जो है किस ब्रिटिश विमानवाहक पोत ने भाग लिया था? तो ये आपका जो है प्रिंस ऑफ वेल्स था, HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, यहाँ पर देख सकते हैं HMS प्रिंस ऑफ वेल्स था। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग, तो भारत तीसरे नंबर पर है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा, भारत तीसरे नंबर पर है। अच्छा, ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया। निम्नलिखित में से कौन 2025 का फिजियोलॉजी का, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉबर्ट कोच दिया गया, बहुत पहले की ये बात हो रही है, तो ये नहीं होंगे, ठीक है। नाटो में कितने सदस्य हैं? तो 32 हो जाएंगे। अच्छा, पोस्टपोन्ड का हिंदी क्या अर्थ होगा? तो पोस्टपोन्ड का होता है स्थगित, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थगित हो जाएगा। अच्छा, हम प्रातः काल भ्रमण करते हैं, इसका ट्रांसलेशन करना है तो वी गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। वह हंसने लगा, क्या हो जाएगा? ही स्टार्टेड लाफिंग, ठीक है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है ये पूछा गया है, तो कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए इम्प्यूटेशन का जो है इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? तो इसका अभ्यारोपण हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यारोपण जो है हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो श्री प्रेम कुमार हैं। तो पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया, सिर्फ मैथ का नहीं कराया है। इसको लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए।